हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15+ प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो जो आपका यहाँ पे सूझ का सिद्धांत या जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था उसके लिए यहाँ पे कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, कुत्ते पर, वन मानुषों पर, बिल्ली पर, चूहों पर। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर जो अंतर्दृष्टि का यहाँ पे सिद्धांत है इसके लिए यहाँ पे कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर यहाँ पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पर देखेंगे वन मानुष हो जाएगा। वन मानुष बी वाले में दिया गया, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी छात्र यहाँ पे बी वाले को चूज कर लिए वह बिल्कुल राइट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे दिया गया है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियमों को बताकर, नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल करके, व्यवहार कैसा करना है इस पर सख्त निर्देश दे करके। कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में जो नैतिक मूल्य है उसको कैसे पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श करके और उनमें बच्चों को शामिल करके वह बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र यहाँ पे सी वाले को चूज किए हैं वह राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है और सभी लोग प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर करने का। यहाँ पर देखेंगे दिया गया, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के आसपास घूमती है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है निम्न में से किन मुख्य कारकों के आसपास घूमती है। शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, यह तो बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी और अधिगम अनुभव दिया गया है तो यह तो आपका सही है। शिक्षक और अधिगम प्रक्रिया यह भी आपका सही है। अधिगम की परिस्थितियां यह भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर है। जो छात्र यहाँ पे डी वाले को चूज किए वह राइट होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। बच्चे तकरीबन इस आय तक सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। बच्चे किस आयु में यहाँ पे लगभग सहकर्मी जो समूह प्रभाव होता है उसका अनुभव करना शुरू कर देते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष की आयु में देखेंगे जो छोटे बालक होते हैं, जो शिशु बालक रहते हैं, वो अपने आस पास पड़ोस के जो बच्चे रहते हैं बिल्कुल उन्हीं के एज के रहते हैं, लगभग उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है और उनसे उनकी मित्रता भी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जल्दी से प्रयास करिए, जल्दी से यहाँ पे आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। मित्र मंडली, स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि। जो देखिए सामाजिक विकास इसको प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक है उसमें आपका स्वास्थ्य आता है या बच्चे का स्वास्थ्य आता है, बुद्धि आती है, संवेग आता है। 3 आते हैं लेकिन मित्र मंडली का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। लेकिन जो व्यक्तिगत कारक है उसमें स्वास्थ्य, बुद्धि, संवेग आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे प्रयास करना इसका राइट आंसर करने का। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जल्दी से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। प्रेरित कब समझा जाएगा, वे अच्छी तरह से वर्दी पहन करके स्कूल में आते हैं। अगर वह डेली ड्रेस पहन करके आ रहे हैं तो क्या उनको प्रेरित समझा जाएगा।
वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो देखेंगे प्रेरित कब समझा जाएगा, जब वह शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, जो कि डी में दिया गया, डी वाला आपका राइट आंसर होगा, तब उनको प्रेरित समझा जाएगा। डी वाला राइट आंसर है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और जल्दी से यहाँ पे इसका राइट आंसर करेंगे। सभी को यहाँ पे क्या करना है, राइट आंसर करना है। देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे अनुकरण दिया गया है, प्रशंसा एवं निंदा दिया गया, प्रतियोगिता, ये सभी। तो सीखने की जो प्रक्रिया है इसको प्रभावित करने वाले कारक में अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रशंसा और निंदा, इस सब के सब आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो आपका अधिगम होता है या जो आपका सीखने की यहाँ पे प्रक्रिया होती है, उसमें देखेंगे क्या क्या यहाँ पे प्रभावित करता है। उसमें पूर्व अधिगम और विषय वस्तु का स्वरूप, विषय के प्रति मनोवृत्ति, सीखने की इच्छा, सीखने की विधि, अभिप्रेरणा, आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण, प्रशंसा एवं निंदा, शिक्षण के तरीके, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ये सब प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यह पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से प्रयास करिए और जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। अधिगम की एक विशेषता नहीं है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग या सीखना होता है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, तो यह देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत वाला पूछा गया। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है और यहाँ पे लिखा गया है किया जा सकता है, तो यही क्या होगा, गलत होगा, और गलत वाला ही पूछा गया है, इसलिए क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल सही होगा। और अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, यह भी सही है। और अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया, यह भी सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि गलत वाला पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम तब प्रभावित होता है जब, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका करेंगे राइट आंसर। और यहाँ पर देखेंगे अधिगम तब प्रभावी होता है जब, जल्दी से आप यहाँ पे चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए। यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित देता है, यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, और विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं। विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। देखिए जो आपका अधिगम है या लर्निंग है या सीखना है, तब प्रभावी माना जाता है जब विद्यार्थी को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर मिले, अवसर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करना और इसका राइट आंसर करना है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, जल्दी से यहाँ पे आंसर करेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तेजना हो जाएगा। उत्तेजना देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनुबंधन की प्रक्रिया में जो प्रथम सोपान है वह आपका उत्तेजना है, और पावलोव ने ही यहाँ पे जो आपका अनुबंधन सिद्धांत है उसको दिए थे, यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे एक शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया से असफलता शब्द को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया है एक शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया से जो असफलता है शब्द, इसको प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अधिगम में उभरना से प्रतिस्थापित कर सकता है। तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करना है, इसका राइट आंसर करने का कि अधिगम के एक अनुकूल वातावरण में डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित विशेषताएं उपस्थित होती हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अधिगम के एक अनुकूल वातावरण में शिक्षक की निगरानी के अलावा निम्नलिखित विशेषताएं उपस्थित होती हैं। तो शिक्षक की निगरानी होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया सोच विचार और यहाँ पे कौशल बढ़ाते हैं, तो यह तथ्यात्मक प्रश्न में होता है। तथ्यात्मक प्रश्न में देखेंगे जो बच्चे होते हैं उनका सोच विचार और जो कौशल होता है वह बढ़ते हैं तथ्यात्मक प्रश्न से। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर करने का प्रयास कीजिए। तो जो स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता है वह विशेष रूप से टीचर की यहाँ पे गुणवत्ता पर निर्भर करता है। शिक्षक की जो शिक्षा की गुणवत्ता है
उस पर डिपेंड रहता है, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान, तो यहाँ पे क्या होगा, विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे की जो विकास की प्रक्रिया है उसके दौरान जो विशिष्ट कार्य होते हैं वह सामान्य कार्य के बाद ही किए जाते हैं, तो यह पॉइंट याद रखेंगे, तो ये वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। समावेशी शिक्षा में योजना को डॉट डॉट के द्वारा पालन किया जाना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। समावेशी शिक्षा में योजना को कार्यान्वयन के द्वारा यहाँ पे पालन किया जाना चाहिए, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि अधिगम निर्योग्य का लक्षण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवधान संबंधी बाधा या विकार हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। मानसिक मंदता का तात्पर्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए कि मानसिक मंदता का तात्पर्य है, तो औसत से कम जो मानसिक योग्यता होती है उसी को मानसिक मंदता कहा जाता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। क्रेस्मर ने कितनी तरह से व्यक्तित्व बताया है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए और जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। यहाँ पे सभी लोगों को प्रयास करना है और इसका राइट आंसर करना है। तो जो क्रेस्मर थे वह व्यक्तित्व को यहाँ पे लंबकाय, सुडौलकाय और गोलकाय बताए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 3 हो जाएगा। 3 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो क्रेस्मर थे वह व्यक्तित्व को 3 प्रकार का मानते हुए व्यक्तियों को निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत किए थे, एक तो लंबकाय है, दूसरा सुडौलकाय और तीसरा गोलकाय है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है केवल, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो मूल्य शिक्षा है इसकी जो आवश्यकता है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, इन तीनों स्तर पर जरूरी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन सभी स्तर पर आवश्यकता होती है मूल्य शिक्षा की, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे राइट आंसर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रयास करेंगे तो यहाँ पे कर लेंगे। उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या मतलब है, यह है, तो यह तो बिल्कुल गलत होगा। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, तो ऐसी भी बात बिल्कुल नहीं है, यह भी गलत होगा। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तो यही आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला दिया गया विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, तो यह भी वो जरूरी नहीं है। साधन संपन्न का मतलब है कि उनके पास अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जो बच्चे प्रश्न करें उसका आंसर दे सकें, सॉल्यूशन दे सकें, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से यहाँ पे आंसर कीजिए। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखेंगे आ जाता है जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता आ जाती है, थकान आ जाता है, ये सब संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ये तीनों के तीनों आएंगे, तो यहाँ पे ए सभी वाला होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, विस्मृति कम करने का उपाय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विस्मृति दिया गया है, इसको कम करने का उपाय है। स्मृति का मतलब है कि कोई चीज़ आप याद किए हैं, विस्मृति का मतलब है कि आप भूल गए हैं, भूल जा रहे हैं, तो यहाँ पर उसको कम करने का क्या उपाय है, सीखने में कमी करनी चाहिए, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि होनी चाहिए, या पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना चाहिए। तो देखिए विस्मृति को अगर आपको कम करना है, कुछ आप भूल जा रहे हैं उसको कम करना है, तो जो पाठ की पुनरावृत्ति है वह आपको करनी होगी, किसी चीज़ को बार बार यहाँ पे क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर आप लोग कीजिए। यहाँ पर देखेंगे संवेग का तत्व नहीं है, तो संवेग के तत्व में व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, दैहिक 3 आते हैं, संवेदी नहीं आएगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। यहाँ पे दिया गया थॉर्नडाइक द्वारा यहाँ पे दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिया था, उसमें कौन कौन सा था? उसमें था अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम था। ये 3 तो नियम थे थॉर्नडाइक के, जो नियम अधिगम के 3 नियम हैं उसमें यह 3 हैं, लेकिन प्रवृत्ति का जो नियम है यह नहीं है। तो डी वाला आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यह मुख्य 3 नियम हैं। बाकी उन्होंने यहाँ पे थॉर्नडाइक ने 5 गौड़ नियम भी दिया था, उसमें मनोवृत्ति का नियम था, बहु अनुक्रिया का नियम था, आंशिक क्रिया का नियम था, आत्मीकरण का नियम था और साहचर्य परिवर्तन का नियम भी था। मेन यही 3 हैं। अगला है कि विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था है यह पियाजे ने दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो जिन पियाजे थे वह यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा था। उसमें क्या क्या था? उसमें देखेंगे संवेदी गामा का अवस्था था जो कि 0 से 2 वर्ष या जन्म से लेकर के 2 वर्ष था। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था, यह कितनी, इसका यहाँ पे जो टाइमिंग थी वह 2 से लेकर के 7 वर्ष की थी। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी जो कि 7 से 11 वर्ष थी। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थी जो कि 11 से लेकर के 15 वर्ष की थी। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को 4 यहाँ पे पार्ट में डिवाइड किया गया था, यह आप याद रखेंगे। अगला है प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए निम्न में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली है जो कि बेहतर है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेपी नेतृत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से प्रयास करिए और यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। अगर प्रधानाध्यापक या जो वरिष्ठ शिक्षक हैं इनके द्वारा विद्यालय में अगर प्रजातांत्रिक नेतृत्व है तो जो यहाँ पे बच्चे रहते हैं वह क्या करते हैं? उनके अंदर सुरक्षा की भावना बनी रहती है प्रजातांत्रिक नेतृत्व में। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और यही नेतृत्व शैली होनी चाहिए। तो बी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद भी आपके 3 प्रश्न हैं और उससे पहले जान लीजिए कि जो आपका सीटेट एग्जाम 8 फरवरी को होने वाला, बहुत ही कम समय इसमें बचा है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न आएगा। और अगर एक बार पास कर ले गए सीटेट एग्जाम को, इसकी मार्कशीट आपको मिल गई तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए, दोबारा आपको बार बार सीटेट एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पासिंग मार्क आपका 90 नंबर है। और सीटेट की सबसे अच्छी बात है कि लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाएगा। 90 नंबर सिर्फ आपको लगाना है पासिंग मार्क, और 100 से 110 प्रीवियस ईयर पेपर से पूछा जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि चाहे कोई सब्जेक्ट हो, जैसे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न उसी से रिपीट हो जाएंगे। लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज लीजिए, 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। सोशल साइंस या मैथ साइंस या आप यहाँ पे ईवीएस मैथ लेंगे, कोई भी सब्जेक्ट लेंगे उसमें 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और 40 से 42 प्रीवियस ईयर पेपर से। तो प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के चाहिए। और यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी चाहते हैं प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक पूरे 14 साल के पेपर मिलेंगे। आज तक जितना सीटेट में पेपर हुआ सबका सब पेपर मिल जाएगा। पूरा आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करनी है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए और एग्जाम से पहले इसको जरूर पढ़ लीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से प्रयास कीजिए और इसका राइट आंसर कीजिए। यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया के अनुसार इदम, अहम और जो परा अहम है यह व्यक्तित्व की 3 घटक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यह फ्रायड ने कहा था।
तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट में पूछा भी गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। सीखने से जो संबंध प्रतिक्रिया है, जो आपका यहाँ पे अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत है, उसमें यहाँ पे पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, जिसमें यहाँ पे लार आ रही थी, लार स्रावित हो रही थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा कुत्ते पर। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला राइट आंसर। पावलोव दिया गया है तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, और अगर थांडाइक रहेगा तो थांडाइक ने बिल्ली पर किया था। तो यह पॉइंट याद रखना है। और जो चूहों पर यहाँ पे प्रयोग है वह स्किनर ने किया था, और जो बंदर पर प्रयोग था वह आपका कोहलर ने किया था। बंदर एक तरह से वनमानुष पे किए थे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे जल्दी से प्रयास करिए कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षण के 3 स्तर हैं, स्मृति, बोध, चिंतन। तो स्मृति बोध चिंतन देख लेंगे किस में है, तो यहाँ पर देखेंगे स्मृति बोध चिंतन है। नहीं वाला पूछा गया है तो वर्णन हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर इसी बार पास करना है तो जो सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है सिर्फ 30 रुपये में मिल रहा है, तो इसको परचेज करके जरूर पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले। तो जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट